मैंने जो बताया वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो सॉरी इसके लिए। और आप लोगों को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ कि जब से भी मैं आगे से क्लासेस लूँगा, तो हालाँकि मुझे याद रहता है, जैसे अभी मुझे थोड़ा-सा लेट आया क्योंकि अ, थोड़े दिन बाद आया था मैं क्लास लेने के लिए, तो रिकॉर्डिंग का मैं निकल गया दिमाग से। बट आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे मैं सेशन स्टार्ट करूँ, वैसे ही आप लोग मुझे याद दिलवाओगे कि रिकॉर्डिंग करनी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के बोलने के पहले स्टार्ट कर दूँ, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ वेल कि ऐसा ना हो कि 10 मिनट बाद से हम लोग स्टार्ट करें। तो अभी तक हमने बात की डिजिटल मीडिया के अंदर कि हमें अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है इंटरनेट के ऊपर, तो क्या-क्या रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और अभी मैं बता रहा था जो अर्न मीडिया है उसकी वैल्यू समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ कि मेरी एज अभी 25 साल है और मैंने 25 साल की उम्र में एक वेबसाइट जिसका नाम पेटीएम है, उसके ऊपर अपना मेल आईडी और फ़ोन नंबर डाला है। मेरी एज 65 तक मैं ज़िंदा रहूँगा ऐसा वो लोग एज़्यूम करके चल रहे हैं। ये जो डिफरेंसेज़ हैं ये 40 इयर्स का हो गया, मतलब 40 इयर्स तक मैं उसका कस्टमर रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी-अभी मैंने आपसे पूछा कि आपने लास्ट टाइम अपनी मेल आईडी कब चेंज की थी और आपने बोला कि मैंने तो शुरू से अभी तक चेंज ही नहीं की। ऑब्वियस सी बात है आप अपना फ़ोन नंबर भी चेंज नहीं करने वाले हो, क्यों? क्योंकि एमएनपी आ चुका है, आपको फ़ोन नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हो, स्टेट में जाते हो, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो फ़ोन नंबर भी आपका वही रहेगा, मतलब यू आर द टारगेटेड ऑडियंस नाउ। अब ये जो टर्म है इसको बोलते हैं, ये जो आपके ऊपर अभी क्या करने वाला है पेटीएम, पेटीएम आपके ऊपर ₹100 खर्च करेगा, मतलब आप ₹100 जैसे खर्च करोगे, वैसे ही आपको वो ₹50 मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, 50 आरएस कैशबैक देगा। आपको उसने कैशबैक दे दिया। अब आप ₹50 यूज़ करने के लिए फिर से आओगे, तो जैसे आप ₹50 इस्तेमाल करोगे, जैसे आप ₹50 इस्तेमाल करोगे, फिर से आपको वो अ, ₹10 कैशबैक दे देगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ, कैशबैक दे देगा। फिर से आप ₹10 जैसे कैशबैक ₹10 जैसे खर्च करने आओगे, वैसे ही आपको 10 का 10 कैशबैक दे देगा। एक एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ मैं, बस आप इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे लें। कितने हो गए? 50, 60, 70। तो अब मैं चूँकि एवरेज लेना था मुझे, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 80 कर देता हूँ। 80 ₹80 100 में से 80 कैशबैक दे दिया। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना हो और मुझे भी समझाने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस कस्टमर को 1, 2, 3 3 बार अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लाने में और उसको हैबिचुअल बनाने में पेटीएम को ₹100 खर्च करने पड़े। इसने ₹100 ऑलरेडी खर्च कर दिया, लेकिन इसकी जो कमीशन होती है ₹100 में सिर्फ़ 2% होती है प्रोडक्ट पे, जो आप देखते हो, जब आप मोबाइल रिचार्ज करते हो या फिर जो भी करते हो, 2% से 3% से ज़्यादा इनकी इनकम होती नहीं है। आप पेटीएम मॉल से जो शॉपिंग करते हो उसका मैं अलग रख रहा हूँ, ये जो आप रिचार्ज करते हो डीटीएच वगैरह या फिर प्रीपेड, पोस्टपेड, इनको 2-3% का ही मार्जिन मिलता है। क्योंकि करोड़ों में ट्रांज़ैक्शन होते हैं, तो इनकी इनकम भी करोड़ों में होती है। 2-3% भी बहुत हो जाता है। कट आप सोचो ना, 100 करोड़ का 10 1 करोड़ का घर है, तो 3% हो जाते हैं 3 लाख रुपए। हाँ जी, तो 3 लाख रुपए हो जाते हैं, तो इनका सोचो कितने का करोड़ों का कारोबार होता है, तो 2 से 3% इनको मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, अभी कमाने का ये लोग नहीं सोच रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि कैसे कस्टमर को अभी लंबे समय तक एक्वायर किया जाए, लंबे समय तक रोका जाए। तो इस टर्म को बोलते हैं COCA, कोका, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। ओके, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। तो इसमें कितना खर्च हुआ पेटीएम को, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कितना हुआ इनका? ₹100 एक्विजिशन। तो ₹100 इनका कस्टमर को एक्वायर करने में हुआ। अब ये कितने सालों तक कस्टमर को ₹100 खर्च कर कितने सालों तक रोकने का प्लान किए हैं? 40 साल तक। 40 साल तक उनको रोकने का प्लान किए हैं। अभी आप लोग बताइए पेटीएम पे 1 साल में आप लोग कितना खर्च कर लेते हैं? प्लीज़, पेटीएम में आप लोग 1 साल में कितना खर्च कर लेते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, आप लोग शायद इस पे ध्यान नहीं गया होगा आपका, बट चूँकि यू आर नाउ अ मार्केटिंग स्टूडेंट और आपके पिछले 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग आपकी चलने वाली है, इंटेंस ट्रेनिंग चलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है आप मार्केटिंग स्टूडेंट हो जाओगे, थोड़ा बहुत आपको मार्केटिंग समझ में आने लगेगी और पेटीएम इसका जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है। तो आप लोग बताइए पेटीएम पे साल का कितना खर्चा करते हो आप लोग? तो विनय आप फुल मूड में आए हैं आपको, मतलब आपको सब चीज़ में
ठीक है, बाकी लोग बताइए। 2000। बाकी लोग बताइए एवरेज, कुछ भी एक एवरेज बता दीजिए साल का कितना खर्च करते होंगे मुझे डेटा देने में। आप नहीं बोलोगे तो फिर मुझे बोलना होगा। 40 ईयर, राइट। तो अब 40 ईयर तक मुझे उस बंदे को फॉलो अप करना है। एक बंदा सपोज करो 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का एक साल में करता है, अभी 25 साल का है वो एवरेज। तो इसके ऊपर पेटीएम को कितना फायदा हुआ? 2 से 3%। कौन बता देगा? 200 से 300 रुपए। तो ये जो 100 रुपए दिए थे इसके तो यहाँ से निकल गए, क्योंकि एक साल में इसके निकल गए। अब बाकी के जो 39 ईयर्स जो इससे कमाएगा वो इसका प्रॉफिट होगा। लेकिन चूंकि अभी आप 25 ईयर के हो और आपकी इनकम अभी कम है, तो आपने इसीलिए 10,000 रुपए खर्च किए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके अपने लिए खर्च करोगे, फिर आप अपने बच्चों के लिए खर्च करोगे, आप उनकी फी भरोगे, आप बहुत सारी चीजें ऐसे करोगे जो कि आप ट्रांजेक्शन करोगे, तो ये अमाउंट जो है वो शायद साल का 1 लाख रुपीज हो जाए, 1 लाख रुपीज हो जाए। और 1 लाख रुपीज का एक एवरेज, एक कस्टमर से आपको 1 लाख रुपीज उसका ट्रांजेक्शन हो रहा है। मैं ये एवरेज बता रहा हूँ आपको, ये इज नॉट अ परफेक्ट डेटा। तो यहाँ पे हो रहा है एक कस्टमर से उसको एक साल में एवरेज, जो कि बहुत सारे लोग ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं, तो 2,000 से 3,000 उनको एक कस्टमर से मिला। अब उनके कितने कस्टमर हैं अकॉर्डिंग टू पेटीएम, व्हाट द पेटीएम इज सेइंग कि उनके पास कितने कस्टमर है। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, पेटीएम से सीधा पूछ लेते हैं क्या दावा करता है पेटीएम। कुछ डेटा ही आएगा। पेटीएम है 39 मिलियन, राइट। 39 मिलियन आपको क्लियर हो रहा है? 39 मिलियन कितना हुआ? कितना कौन बताएगा? 39 मिलियन इंडिया में कितना हुआ? राइट, अप्रोक्स 4 करोड़ के हो गए इनके, ठीक है। 4 करोड़ सब्सक्राइबर हैं इनके। अब एक कस्टमर से 3,000 रुपए अगर साल का कमा रहा है, 3,000 रुपए, तो आप सोचो 4 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी इनकी वैल्यू है इसकी अभी कंपनी की, जो कि ये कमा रहा है, राइट। कितने खर्च कर रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, लॉस में है, उसका सारी बातें हो रही है। अभी आपको ये बस समझ लो कि इतना अभी इसका है। तो इसकी हमने इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? लाइफ टाइम वैल्यू बोलते हैं, एलटीवी। एलटीवी, लाइफ टाइम वैल्यू, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम वैल्यू। तो आपने दो चीजें यहाँ पे सीखी। पहला था कोका, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, जो पेटीएम का था वो 100 रुपए का था, जिससे उसने कस्टमर को एक्वायर कर लिया पूरे 40 साल के लिए। एक कस्टमर से एवरेज वो 2 से 3 हजार रुपए साल का कमा रहा है, और कितने कस्टमर हैं? 4 करोड़ कस्टमर हैं राइट नाउ। तो राइट, तो अभी उसके 4 करोड़ कस्टमर हैं। हेलो जी जी, हेलो हेलो। सर, वॉइस नहीं आ रही। आप सबको आ रही है? बाकी लोगों को आ रही है? बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी जी जी, बाकी लोगों को आ रही है। विनय, थोड़ा सा आप अपना इंटरनेट कनेक्शन देखिए, कनेक्शन देखिए। तो एलटीवी हो गया ये। तो लाइफ टाइम वैल्यू। अब एक कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू क्या है? लाइफ टाइम वैल्यू आप समझिए ना, इस चीज को मैं प्रैक्टिकली मैं समझाया इसको, क्योंकि पीपीटी पीपीटी फॉर्म में होता तो शायद बस इधर उधर चीजें होती। मैंने प्रैक्टिकली आपको लिख करके सामने सामने ही कैलकुलेशन समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से ये फंक्शन काम करता है, क्योंकि चीजें बदलते रहती है, राइट। तो एलटीवी, लाइफ टाइम वैल्यू हो गया क्या कस्टमर का? एक कस्टमर का 4 करोड़। मतलब अगर मैं बोलूं कि एक कस्टमर के लिए क्या वैल्यू हो गया, तो 3,000 एवरेज इंटू 40 ईयर्स। तो एक कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी हो गई? कौन कैलकुलेट करके बता देगा जल्दी से? 1,20,000 रुपए। मतलब एक कस्टमर अपने लाइफ टाइम में, ये एक एवरेज डेटा है, राइट। इससे इसी बिहाफ पे कंपनी की इवेल्युएशन होती है और कंपनी आपको करोड़ों अरबों की मिलती है। अब सोचिए इस बिहाफ पे मैं आपको दिखाता हूँ पेटीएम वैल्यूएशन, मतलब अभी वो कितने की है, कितनी बड़ी कंपनी है, उसकी वैल्यू कितने रुपए की है, ये अभी आपको पता लग जाएगी। पेटीएम जो है बाय 35% एंड 225 16 बिलियन। क्या है ये? $16 बिलियन की कंपनी है ये कैसे तय हुआ? इसी कोका और एलटीवी के बिहाफ पे तय हुआ कि एक कस्टमर साल का कितना दे रहा है, तो इसके जितने यूजर हैं उससे उस एवरेज को मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद उस कंपनी को इवेल्युएट कर लिया कि भाई ये कंपनी जो है वो $16 बिलियन की कंपनी है राइट नाउ। अब इसकी इवेल्युएशन स्टार्ट होती है यहाँ से। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और कितने लोगों को लगा कि ये बिल्कुल नया था आपके लिए? कितने लोगों को ये नया लगा कॉन्सेप्ट और ये चीजें पता चली आपको?
समझ में आया? यस नो बस बोल दीजिए। समझ में आया जो मैंने समझाने की कोशिश की? तो सोनल आपको समझ में आया? देखिए प्रशांत पॉसिबल नहीं है हर कंपनी के बारे में डिस्कशन करना नहीं तो हम लोग फिर फ़ोन पे के बारे में बात करेंगे, फिर गूगल पे के बारे में बात करेंगे। आई जस्ट टूक द एन एग्ज़ाम्पल क्योंकि पेटीएम पुराना है, मेरे पास डेटा है तो उसके हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मेरा जो पर्पज़ था समझाने का वो गूगल पे और सॉरी जो पर्पज़ था वो कोका एंड एलटीवी समझाने का था। क्योंकि जो अर्न्ड मीडिया आपका जो है, जो आपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो इकट्ठा कर लिया है, ये आपका एसेट होते जा रहा है। तो जो कंपनी जितनी पुरानी हो गई है, उस कंपनी के पास उतना ही मेल आईडी और फ़ोन नंबर होगा। अब ये फ़ोन नंबर जो है वो कस्टमर का डेटा है। इस डेटा के बिहाफ़ पे उसको कुछ भी सेल किया जा सकता है। आज अगर उसने फ़ोन परचेज़ किया है, तो कल को उसको फ़ोन का कवर बेच सकते हैं। आज अगर किसी ने लैपटॉप परचेज़ किया है, तो उसको हम हेडफ़ोन, चार्जर कुछ भी सेल कर सकते हैं। तो ये द पावर ऑफ डेटा, तो ये हो सकता है। सोनल आप हैं ऑनलाइन? मैंने Yes, आपको मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया था प्लीज़ कि जब भी मैं कोई सवाल करूँ, आप येस, नो में ही आपको जवाब देना है। इफ आई एम पुटिंग माय एफर्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग अ फ्यू देखिए आप ताली तो नहीं बजा सकते यहाँ पे, मैं कोई कलाकार तो नहीं हूँ, राइट? बट हाँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप येस और नो में जब भी मैं पूछूँ कि आपको क्या समझ में आया, तो आप अगर येस लिख देंगे तो मुझे मुझे पता रहेगा आया कि नया है, नया आया है उसमें से। कौन है भाई? ठीक है? मुझे पता रहेगा कि मैं सही बता रहा हूँ। अगर आप नो लिखोगे तो मैं शायद इम्प्रूव कर सकता हूँ। कितने लोगों को समझ में आया प्लीज़? प्रशांत, विनय आपने बता दिया, बाकी के लोगों को क्लियर हुआ? yes, sir. गुड, सोनल ने बोला। साक्षी आप बताइए, साक्षी आप ऑनलाइन हैं? तो आपको समझ में आया कोका एंड एलटीवी समझा दिया मैंने, कैसे इस अर्न मीडिया की वैल्यू हो गई इतनी ज़्यादा। जो फेसबुक के फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, ईमेल आईडी, ये सब आपको मिल करके आपको लाखों करोड़ जिसके सब्सक्राइबर हो गए, उनको अब पैसे मिलते रहेंगे। 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, उनकी एक इनकम तो फिक्स हो गई। 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए, एक इनकम फिक्स हो गई। उतने तो मिलेंगे। जैसे-जैसे बढ़ेंगे वैसे-वैसे उनकी इनकम भी बढ़ती रहेगी। तो डेटाबेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। डेटा, सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स, लाइक्स, एक पोस्ट डाला हमने, अगर फ्लिपकार्ट ने एक पोस्ट डाला किसी भी एक्सक्लूसिव फ़ोन के लिए, अगर उसके 1 करोड़ लाइक्स हैं या फॉलोवर्स हैं, तो हाथों-हाथ उसमें से 2 से 3% आएँगे और उस फ़ोन को परचेज़ कर लेंगे। तो एक झटके में उनके 2-3% सेल हो गया उस प्रोडक्ट का, जो कि उनके उनके रेवेन्यू का करोड़ों का था। उनके रेवेन्यू के 25-30 करोड़ तो एक पोस्ट से ही बिक गए। तो दिस इज़ द पावर ऑफ अर्न्ड मीडिया, यू नो। तो जो आप सीख रहे हो, अगर सही जगह पे पहुँच गए आप लाइफ में और सही से इस्तेमाल करने लगे डिजिटल मार्केटिंग का जिस लेवल का मैं बता रहा हूँ, तो आई थिंक कि कोई इसमें शक नहीं होगा आपको कि डिजिटल मार्केटिंग आने वाला फ्यूचर नहीं है, राइट? इट्स अ फ्यूचर ऑफ इंडिया, इट्स अ फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड। We are also opting it, we are also learning it, we are experimenting daily on the daily basis। तो ये एक हमारे लिए एडवांटेज होने वाला है। अब बारी आती है कि हमें विजिबिलिटी कैसे बढ़ानी है, कैसे हम विजिबल हों। सारा का सारा खेल विजिबिलिटी का ही है। जो दिखेगा वही बिकेगा। सिंपल सा एक लाइन है, मेरा पंच लाइन भी है ये, जो दिखेगा वही बिकेगा। अब कहाँ दिखेगा? पहले तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग था। आप पर्चे बँटवाते थे, आप मूवीज़ के थिएटर में एड्स करते थे, आप टीवी पे ऐड करते थे, रेडियो पे ऐड करते थे। तो ये सब तो आज भी चल रहा है। लेकिन लोग आजकल कहाँ रह रहे हैं ज़्यादा? लोग आजकल रह रहे हैं इंस्टाग्राम पे, लोग आजकल ज़्यादा रह रहे हैं फेसबुक पे, लोग आजकल ज़्यादा रहते हैं गूगल पे, लोग आजकल ज़्यादा यूट्यूब पे रहते हैं। तो जब लोगों का जो चॉइस है, जब यही समय जब वो फ्री रहते थे, जब वो फेसबुक नहीं करते थे, तो वो क्या करते थे? बाहर घूमते थे। अब बाहर घूमते थे तो बाहर की जो चीज़ें थे वो बिलबोर्ड देखते थे, वो पोस्टर्स देखते थे। अब वो बाहर निकल ही नहीं रहे, उनका सारा काम घर में ही हो जा रहा है। तो अब वो घर में क्या कर रहे हैं? घर में उन्होंने अपना मीडियम चेंज कर लिया। नाउ योर फ़ोन इज़ द न्यू बिलबोर्ड, राइट? नाउ यूट्यूब इज़ द न्यू थिएटर, नेटफ्लिक्स इज़ द न्यू थिएटर। तो ये सारी चीज़ें जब चेंज हो रही हैं, तो यू विल हैव टू चेंज ऑल्सो। तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी उसी हिसाब से चेंज होनी चाहिए। तो हमारे पास विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या-क्या तरीके हैं, उसको पहले समझते हैं। तो विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो मार्केटिंग का तरीका है हमारा इनबाउंड, अभी आपकी क्या चल रही है? अभी आपकी डिस्कशन चल रही है। आप एक कॉन्फ्रेंस रूम में हो, इमेजिन करना, एक कॉन्फ्रेंस रूम में हो और आप अपने सीनियर्स को ये सारी चीज़ें समझा रहे हो कि सर देखिए किस तरीके से चीज़ें होने वाली है आपकी कंपनी के अंदर, ये सारी मेरी प्लानिंग है,
अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो ये कंपनी आप खुद, क्योंकि वो सीनियर है, वो समझ जाएँगे कि हाँ, ये बिल्कुल सही जा रहा है और इससे मेरा बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि डेटाबेस है उनके पास ऑलरेडी, इतनी पुरानी कंपनी है, डेटाबेस तो रखा ही होगा, लेकिन उनको नहीं पता कि डेटाबेस का करना क्या है। अब मैं जाऊँगा उनके कंपनी में, बोलूँगा कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और उनसे पूरी की पूरी मेल आईडी ले लूँगा और फ़ोन नंबर ले लूँगा। अब सोचो उनकी मेल आईडी और फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके मैं उन पे ईमेल मार्केटिंग करूँगा, एसएमएस मार्केटिंग करूँगा। उस ईमेल आईडी का यूज़ करके मैं फेसबुक पे ऐड चलाऊँगा, गूगल पे ऐड चलाऊँगा। उससे उनको सेल्स में 1x इंक्रीज़ होगा। आज तक, कल तक उनके लिए जो वो चीज़ें कचरा थी, आज के डेट में उससे वो सोना निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हुआ? ये चीज़ें सिर्फ़ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग का एक एलिमेंट है ईमेल मार्केटिंग और एसएमएस मार्केटिंग, जिसको कि मोबाइल मार्केटिंग भी बोलते हैं। ये 2 तरीके की विजिबिलिटी बढ़ाने की हमारे पास रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं। अब इनबाउंड के अंदर क्या होता है? इनबाउंड के अंदर हमारे पास क्या है? आपने अब सिलेबस का देखिए, धीरे-धीरे पार्ट बाय पार्ट खुल रहा है ये। जब मैंने यहाँ पे बात की थी फेसबुक एड्स की, ये सारी चीज़ें, तो अब यहाँ पे फिर से हम लोग थोड़ा-सा और डिटेल में बात करते हैं कि इनबाउंड मार्केटिंग के क्या-क्या तरीके हैं। जब आप कंपनी के अंदर जाते हो काम करने के लिए, तो ऊपर-ऊपर से बातें नहीं करते कि मैं एसईओ जानता हूँ, मैं गूगल एड्स जानता हूँ। आपको टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आप कैसे ट्रैफिक लाओगे। आप बोलोगे मैं एसईओ के थ्रू लाऊँगा, मैं कोरा मार्केटिंग करूँगा, मैं लिंक्डइन करूँगा, इतना टाइम नहीं होता एक्सप्लेन करने का। आपको एक लाइन में बोलना है कि आई विल परफॉर्म इनबाउंड मार्केटिंग, बात खत्म हो गई। अब सामने वाला बंदा जो है इतना एजुकेटेड है अगर, तब तो समझ जाएगा, नहीं तो ही विल आस्क यू टू इलैबोरेट। अगर आप इलैबोरेट करोगे तो फिर लीजिए समय, बट यू विल हैव टू शो योर एक्सपर्टीज एंड टेक्निकलिटीज बाय यूजिंग अ सिंपल वर्ड दैट विल शो। ये तो देखते हो ना डॉक्टर लोग क्या-क्या यूज़ करते हैं, पता नहीं क्योंकि वो डॉक्टर है इसलिए। आप क्या बोलते हो? आपको जब कोई बीमारी होती है तो आप बोलते हो भाई मुझे ये हो गया है। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं वो पता नहीं अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो जब वो बोलते हैं तो आपको पता लगता है ये डॉक्टर है ये, राइट? और आपको आपकी बातों से पता लग जाएगा कि भाई ये कोई नॉर्मल है, डॉक्टर नहीं है। तो सिंपल है इनबाउंड में, आप जैसे इनबाउंड बोलते हो वैसे बंदा समझ जाएगा कि सामने वाला बंदा की कुछ तो बात है इसमें, जो कि इसको पता है। अब इनबाउंड के अंदर क्या आता है? एसईओ। अब एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, गूगल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट को गूगल पे रैंक किया जाए। किसको एसईओ के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया है पहले से? यस और नो में जवाब दे दीजिए। आई एम ऑनलाइन, जस्ट समय नहीं है, जल्दी फटाफट। यस नो, यस नो। चलिए, तो आज थोड़ा सा आपने बोला आपको बेसिक आइडिया है, कुछ लोगों ने बोला आइडिया नहीं है। चलिए थोड़ा मैं एवरेज से बता देता हूँ। देखिए पूरा का पूरा खेल जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ का ही है। ये पूरा का पूरा एक रैट रेस है जिसमें कि लाखों लोग इन्वॉल्व हैं और जो टॉप 10 में आएगा वही जीतेगा और जो पीछे रह गया वो हार गया। और टॉप 10 की ही बात है यहाँ पे, 10 नंबर 10 है और इसके ऊपर आप शायद इसके आगे या शायद आप गए नहीं होंगे कभी, जहाँ तक मुझे पता है। नहीं, क्योंकि डेटा भी यही कहता है कि 96% लोग जो है वो फर्स्ट पेज पे रहते हैं, 4% लोग ही सेकंड पेज पे जाते हैं। वट एवर यू विल सर्च। अब देखो यहाँ पे क्या सर्च किया आपने, सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा। इंस्टीट्यूट है, आपने सर्च किया, राइट? नोएडा में हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे देखा आपने पीएमएस आ रही है। तो what we are doing, whatever we are doing, we are performing the things that we have knowledge। तो सिंपल सा परफॉर्म यहाँ पे हो रहा है कि हम यहाँ पे देखो गूगल पे, ये ऑर्गेनिक बोलते हैं इसको, इसी को हम बोलते हैं लोकल एसईओ। ये आपका क्या है? ये लोकल एसईओ है। मतलब लोकली, ये चूंकि मैप के अंदर आ रहा है तो इसको गूगल क्या कहता है? लोकल एसईओ है। अब लोकल एसईओ के अपने तरीके होते हैं करने के, ये कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता, राइट? इसके कुछ तरीके होते हैं जो करने के, जैसे आपके कुछ यूजर हैं, कस्टमर हैं, तो आपको उनके रिव्यू लेने पड़ेंगे, आपको कुछ एल्गोरिथम्स को फॉलो करना पड़ेगा, आप बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं जिसको कि आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखिए डीजीपीएमएस 8वें नंबर पे, टॉप 10। मैंने क्या बोला? रैट रेस है यहाँ पे। 7 लाख 26,000 लोग पेजेज यहाँ पे गूगल के पास हैं सिर्फ नोएडा नोएडा के लिए। आप इसी से पता लगा सकते हैं कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ एंड यू हैव टू अपीयर ऑन गूगल फर्स्ट पेज। नाउ कंपटीशन टफ है तो क्या हो गया? अगर आपके पास नॉलेज है तो एवरीथिंग इज इजी फॉर यू। कोई इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है ये सारे